मेरा नाम अंजू है और मैंने अपनी जो स्टडीज़ हैं वो क्योंकि मेरा डिफेंस बैकग्राउंड था मेरे फादर का, सो मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्कूल से मोस्टली केंद्रीय विद्यालय केवी से अपना स्टडीज़ किया है। और उसके बाद मैंने आईआईटी खड़गपुर से अपना ग्रेजुएशन परस्यू किया इन इकोनॉमिक्स एंड आफ्टर दैट इन माय फाइनल ईयर आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एंड देन मैंने सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैं मुझे अगर अपनी जर्नी के बारे में बताना है तो मैंने 2020 के अराउंड जब कोविड का टाइम था और मेरा फाइनल ईयर था उस टाइम पे, तो आई स्टार्टेड कि मुझे यूपीएससी या कॉर्पोरेट जॉब में नहीं जाना है और यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना है। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा। उसके बाद मैंने 2021 के स्टार्ट से सीरियसली प्रिपेयर करना स्टार्ट किया और ये जो 2022 का अटेम्प्ट था दैट वाज़ माय सेकंड अटेम्प्ट, बट फर्स्ट वाला अटेम्प्ट मैंने ऐसे ही दिया था, लाइक आई वाज़ नॉट प्रिपेयर्ड, आई न्यू दैट आई वोंट बी क्वालिफाइड। सो दिस वाज़ माय फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट और इसमें मेरा फाइनली 701 रैंक आया। तो उसके अलावा अगर मैंने क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की है फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो अगर हम पूरा इसको डिवाइड करें तो जैसे प्रीलिम्स है पहले, देन मेंस है, देन इंटरव्यू है। तो आई नेवर न्यू एनीवन जिसने मतलब मेरे जान-पहचान में किसी ने किया हो, और जिनको मैं जानती भी थी तो मेरे कोई बहुत अच्छे फ्रेंड्स नहीं थे, तो लाइक उनसे मैं पूछ नहीं पाई, तो मैंने खुद से ही सब कुछ किया था। तो मैंने किस तरह से इसको डिवाइड किया कि सबसे पहले मैंने प्रायोरिटाइज़ किया प्रीलिम्स को, बिकॉज़ आई थिंक वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही टफ स्टेज है, वन ऑफ द टफेस्ट स्टेज है प्रीलिम्स। तो उसके लिए मैंने जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, मतलब टॉपर्स के पहले मैंने कुछ इंटरव्यूज़ देखे थे स्टार्ट करने से पहले, तो वो लोग टॉपर स्टॉक में जैसे बताते हैं कि ये वाले बुक्स वगैरह ये सब आपको फ़ॉलो करने हैं, तो वैसे मैंने फ़ॉलो किए वो सब। और उसके बाद मेरी मेजर जो स्ट्रैटेजी थी वो थी टेस्ट सीरीज़ देना, और टेस्ट के बाद जैसे जो क्वेश्चंस मुझे उसमें गलत हो रहे हैं, उनको वापस से जाके रिवाइज़ करना, देन कहाँ से वो आए हैं, क्यों गलत हो रहे हैं, ये सब रिव्यू करके ऐसे करना। तो मैंने जो बुक्स फ़ॉलो करी हैं, कुछ तो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, कुछ थोड़ी अलग है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, जो कि सब एस्पिरेंट्स को पता है, तो मैंने वही फ़ॉलो किया है पॉलिटी के लिए तो। उसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था, तो मैंने उसके लिए कुछ स्पेसिफ़िकली फ़ॉलो नहीं किया है। बट मैं कभी-कभार जैसे मृणाल सर जो हैं यूट्यूब पे, उनके वीडियोज़ देखती थी और अ मुझे लगता था कि वो काफ़ी मतलब सही से एक्सप्लेन करते हैं, तो इफ़ एनीवन वांट टू रेफर दैट, तो वो मृणाल सर के इकोनॉमिक्स के वीडियोज़ जो हैं वो रेफर कर सकते हैं। अ, उसके अलावा उसके बाद कौन-सा ज्योग्राफ़ी के लिए मैंने यूट्यूब पर ही, मतलब मैंने कोई स्पेसिफ़िक कोचिंग के ऐसे मटीरियल फ़ॉलो नहीं किया है। मैंने बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज़ को रेफ़र किया है। तो जैसे जैसे ज्योग्राफ़ी के लिए मैंने यूट्यूब पे ऐसे डिफरेंट देखे थे कि कौन एजुकेटर कोई अच्छा पढ़ा रहा है, तो मुझे उसमें से जिन सर का बेटर लगा था, सुदर्शन गुज्जर सर थे, तो उनके मुझे कुछ-कुछ जैसे मैपिंग के थ्रू वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, इंडिया का मैपिंग, देन वर्ल्ड मैपिंग, रिसोर्सेज़ का मैपिंग, डिफरेंट माउंटेन्स, रिवर्स, ये सब चीज़ें। तो वो सब चीज़ें मैंने वहाँ से फ़ॉलो किया था। अ, उसके अलावा ज्योग्राफ़ी हो गया, हिस्ट्री, हाँ, हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने बिपिन चंद्रा रेफ़र की थी। कुछ लोग स्पेक्ट्रम भी पढ़ते हैं, मतलब बहुत सारे लोग इनफैक्ट स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, बट मैंने बिपिन चंद्रा पढ़ी थी। तो मैंने स्पेक्ट्रम इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि स्पेक्ट्रम जो है वो बहुत ही बड़ी बुक थी और मुझे थोड़ी बड़ी बुक से लाइक थोड़ा-सा मुझे डर लगता है, तो मैंने जो छोटी बिपिन चंद्र है वो थोड़ी छोटी बुक है, वो मैंने रेफ़र करी थी। और उसके अलावा मैंने खुद के भी नोट्स बना लिए थे, जो-जो चीज़ें मुझे लगती थी, मैंने टॉपिक वाइज़ उनके खुद के नोट्स बना लिए थे, कहीं से एक्स्ट्रा कुछ मटीरियल मिलता था तो मैं वो लिख लेती थी। उसके अलावा जब मैं टेस्ट देती थी मॉडर्न हिस्ट्री के, तो वहाँ से जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आए या कुछ नए क्वेश्चंस जो कि टेस्ट सीरीज़ के एक्सप्लेनेशंस में जो आते हैं, तो मैंने विज़न की टेस्ट सीरीज़ ली थी जैसे, तो उसमें एक्सप्लेनेशन के लिए पूरी अलग से एक वो आती है जिसमें वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं उसको। तो वो सब टॉपिक्स मैंने या तो बिपिन चंद्रा जो बुक थी उसमें कहीं पे ऐड कर लिया था, और उसके अलावा मैंने अपने नोट्स में भी ये सब लिख लिया था। आप लोग जो ये सब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इसका मैं एक बार अपना बता देती हूँ, उसके बाद आई विल एड्रेस ऑल दीज़ क्वेश्चंस, सो डोंट वरी। तो ये हिस्ट्री का था, ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए था। उसके बाद एंशिएंट और मिडाइवल के लिए मैंने
प्रतीक नायक सर हैं यूट्यूब पे, उनके लेक्चर्स देखे थे मैंने एंशिएंट और मिडाइवल के, तो वो एक हेल्पफुल था। उसके अलावा मतलब हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप कहीं भी एक जगह से उसको देखो तो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो आपको मतलब ऐसा आप एक जगह से नहीं बोल सकते कि यहाँ से देखने पर जो है ये हो जाएगा सब्जेक्ट। तो मैंने वो प्रतीक नायक सर का देखा था तो मुझे उससे काफ़ी क्लैरिटी मिली थी। और उसके अलावा क्या बोलते हैं मैंने तो उसके अलावा मैंने टेस्ट सीरीज़ के थ्रू ही अपना जो मटेरियल था उसको ऑगमेंट किया था कि जैसे टेस्ट सीरीज़ में कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो सब मैंने अपने नोट्स में ऐड कर लिया और प्रतीक नायक सर के लेक्चर से मैंने अपने नोट्स भी बनाए थे। तो इस तरह से मैंने एंशिएंट और मिडाइवल को किया था। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने तमिलनाडु की जो हिस्ट्री की बुक्स हैं, तमिलनाडु बोर्ड की, वो सब फ़ॉलो करी हैं और बहुत सारे वो मतलब उसके बारे में अच्छे रिव्यूज़ देते हैं। मैंने पर्सनली नहीं पढ़ी है वो, बट अगर आपको एनसीईआरटीज़ मतलब मुझे लगता है हिस्ट्री के एनसीईआरटीज़ जो है वो पढ़नी चाहिए, उससे हिस्ट्री का काफ़ी हेल्प मिलता है। तो इफ़ यू गाइज़ वांट तो आप लोग हिस्ट्री का जो है एनसीईआरटी तमिलनाडु बोर्ड का आप पढ़ सकते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस जो था, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये जो छोटे टॉपिक्स हैं, ये सब मैंने ऐसे डिफरेंट बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जैसे यूट्यूब पे स्पेसिफिकली मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी इनकी, मैंने बस यूट्यूब के जो लेक्चर्स हैं, वो सब देख के मैंने ये किया था। इंटरनेशनल रिलेशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी और इसके अलावा साइंस एंड टेक भी। साइंस एंड टेक मैंने मैंने सिर्फ करंट अफेयर्स फॉलो किए हैं साइंस एंड टेक के। मैंने स्टैटिक पोर्शन नहीं पढ़ा था। मुझे लगा था कि उसका कॉस्ट बेनिफिट इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो इसलिए मैंने उसका स्टैटिक पोर्शन छोड़ दिया और सिर्फ उसके करंट अफेयर्स पढ़े। नाउ कमिंग टू करंट अफेयर्स, तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए क्या, वो कंपल्सरी होते हैं क्या? तो मैंने पर्सनली न्यूज़पेपर्स जो हैं वो एंड में पढ़े थे, जब मेरा इंटरव्यू था, जब मेरा पर्सनैलिटी टेस्ट था, उससे पहले मैंने न्यूज़पेपर्स पढ़े थे। और उससे पहले ना मैं द हिंदू का जो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले रखा था मैंने, तो द हिंदू मैं कभी-कभार पढ़ लेती थी, मतलब पूरा नहीं पेपर पढ़ती थी एंड टू एंड। कभी-कभार मुझे कोई आर्टिकल इंटरेस्टिंग लगा, वो मैं पढ़ती थी। उसके बाद जब मैंने इंटरव्यू के लिए रेफ़र किया तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस वाला न्यूज़पेपर जो है उसको फ़ॉलो किया था, द हिंदू नहीं किया था। तो अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, तो उसके अलावा जैसे कि बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, जैसे आईएएस बाबा है, इनसाइट्स आईएएस है, ये लोग न्यूज़पेपर्स की समरी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप चाहो तो आप वो समरी भी पढ़ सकते हो। और मैं क्या करती थी कि स्टार्टिंग में मुझे खुद के नोट्स बहुत कंफर्टेबल लगते हैं रादर देन कोई बुक या मैगज़ीन, तो मैं खुद के नोट्स क्रिएट कर लेती थी, वो सब समरी से छोटे-छोटे नोट्स बना लिए। देन मैं एंड में उनको जैसे कोई सब्जेक्ट रिवाइज़ कर रही हूँ, पॉलिटी अगर रिवाइज़ कर रही हूँ, तो लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद अपने करंट अफ़ेयर्स के नोट्स जो मैंने बनाए हैं इन वेबसाइट्स के समरी से, वो सब पढ़ लेती थी। तो इस तरह से मैंने करंट अफ़ेयर्स किया है। तो ये तो प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी था। और सीसेट के लिए अगर आप सीसेट के बारे में पूछना चाहते हैं, तो मैंने सीसेट का एक्चुअली कुछ स्पेसिफ़िक फ़ॉलो नहीं किया, बिकॉज़ मेरा मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड था, मैं आईआईटी खड़गपुर से थी, तो मेरा मैथमेटिक्स ठीक था, तो मैंने उसी पे ही मैंने रिलाय करके सीसैट दिया और मेरा क्वालिफ़ाई हो गया। बट अभी सीसैट जो है वो बहुत टफ़ बना रहे हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप उसके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें। कोई टेस्ट सीरीज़ अच्छे से उसको डिलिजेंटली फ़ॉलो करें तो हो जाएगा। सीसेट इज़ नॉट दैट टफ। तो सीसेट के बारे में मैं शायद इतना अच्छे से बता भी नहीं पाऊँगी, तो लेट्स मूव ऑन टू मेंस। मेंस के लिए मैंने क्या किया था कि मेरी प्रीलिम से पहले बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी मेंस की। तो फॉर दैट मैंने जो टॉपर्स होते हैं, ऐसे जिनके आपको लग रहे हैं कि अच्छे मार्क्स आए हैं उनके पिछले अटेम्प्ट में, उनके पेपर्स जो हैं मैंने वो देखे थे कि वो कैसे आंसर्स लिख रहे हैं। तो एक तो मैंने वो चीज़ फ़ॉलो करी, दूसरा मैंने जो टेस्ट सीरीज़ ली थी, तो उसकी टेस्ट सीरीज़ में जैसे रिव्यूज़ आते थे कि आपको यहाँ पर वे फॉरवर्ड भी लिखना है या यहाँ पे दूसरा व्यू भी लिखना चाहिए था, यहाँ पे डायग्राम बनाना चाहिए था या फिर शॉर्ट में लिखना चाहिए था। वो सब चीज़ें मैं थोड़ा-सा अच्छे से फ़ॉलो करती थी। तो वो सब बस इतना ही किया था मैंने, ये 2 चीज़ें, एक तो टॉपर्स के देखे थे आंसर वो कैसे लिखते हैं, दूसरा जो वो रिव्यू दे रहे हैं टेस्ट सीरीज़ में। और तीसरी चीज़ मैं मेंस की आंसर राइटिंग के लिए ये बोलना चाहूँगी कि सबका अपना-अपना राइटिंग स्टाइल होता है। और जो लोग चेक कर रहे हैं वो आपकी ओरिजिनैलिटी को और आप जो डिफ़रेंस जो क्रिएट कर रहे हो बाकी लोगों से, उसको रिवॉर्ड करता है। तो आप ऐसे ब्लाइंडली किसी को भी फ़ॉलो मत करना, बट आप देख सकते हो कि बाकी लोग जो हैं वो क्या-क्या एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर रहे हैं, देन आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आप क्या आपको वो चीज़ ऐड करनी है।
अगर आपको वैसी कोई चीज़ ऐड करनी है तो आप करंट अफेयर्स में से वो मटीरियल लेके उसको आप ऐड कर सकते हो अपने मेंस में। एंड इफ यू डोंट वांट आपको कुछ और ऐड करना है तो आप वो भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये सब एक्सपेरिमेंट आप टेस्ट सीरीज़ में कर सकते हैं और आपको रिव्यूज़ मिल जाएँगे उसके अकॉर्डिंग। और मेंस के रिव्यूज़ के बारे में भी जो मेंस का पेपर होता है उसके रिव्यूज़ के बारे में भी बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे कई बार ऐसा होता है कि आपने बहुत अच्छा पेपर लिखा है लेकिन उसने चेक किया, उसने आपको बहुत कम मार्क्स दिए हैं। तो आपको वो चेक करने वाले जो होते हैं वो खुद बहुत बार मेंस दिए होते हैं या फिर कोई टीचर्स होते हैं, तो वो उनका पर्सपेक्टिव होता है। तो आपको उसको बहुत ज़्यादा ऐसा दिल से नहीं लगाना है कि बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं या फिर ऐसा कुछ भी। क्योंकि और कई बार ऐसा होता है कि आप सेम पेपर दो तो उसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएँगे। तो ऐसा बिल्कुल एक चीज़ से आपको ये नहीं करना है कि एक पेपर में मार्क्स कम आ गए तो आपने एकदम अपनी अपनी स्ट्रैटेजी, अपना राइटिंग स्टाइल एकदम से ही चेंज कर लिया। आपको सारे जो बाकी आपके पेपर्स में जो मार्क्स आ रहे हैं और दूसरे सब्जेक्ट्स के, उन सब में क्या रिव्यूज़ मिल रहे हैं, ये सब पूरा होलिस्टिकली देख के करना है। फिर उसके बाद जो मेंस क्वालीफाई होने के बाद जो स्टेप आता है, वो होता है इंटरव्यू का, पर्सनैलिटी टेस्ट का। तो मैंने उसके लिए तो यही किया था कि पहले मैं जब मेरा इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई नहीं हुआ था, उससे पहले मैं ज़रूर सबके मॉक्स देखती थी, तो मुझे थोड़ा आइडिया था। बाद में मैंने मॉक्स नहीं देखे क्योंकि मैं अपना ओरिजिनल सेल्फ प्रेज़ेंट करना चाह रही थी। तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं बाकी लोगों के मॉक्स देखूँगी तो आई वुड ट्राई टू लाइक उनको कि जैसे वो बोलते हैं उस तरह से बोलूँ, वैसे आंसर्स दूँ। तो मैंने इसलिए जानबूझ के मॉक्स नहीं देखे थे अपने इंटरव्यू से पहले। तो मैंने क्या किया था कि मैं मॉक देती थी जो डिफरेंट-डिफरेंट कोचिंग्स थे, उनमें जो रिव्यू मुझे मिलते थे क्योंकि वो मेरे लिए पर्सनल रिव्यूज़ हैं, तो वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। उनको मैं फ़ॉलो करने की कोशिश करती थी कि हाँ, ठीक है अगर मुझे ऐसा कुछ मैंने इस तरह से बोला है तो उसको मैं कैसे इम्प्रूव करूँ, वो चीज़ मैंने करी थी। और वो कोचिंग्स जब आप यूपीएससी के मॉक देने जाते हैं, तो सब लोग फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आप बहुत सारी कोचिंग्स में दे सकते हैं और वो आपको पूरा एक मतलब सेट ऑफ क्वेश्चंस दे देंगे कि क्या-क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं। बट मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत अलग था मेरे मॉक्स से। मेरे मॉक्स में जनरली मेरे डैफ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन मेरा जो एक्चुअल इंटरव्यू था उसमें बहुत लाइक 1 या 2 क्वेश्चन मेरे डैफ पे थे और एंड माय इंटरव्यू वाज़ टोटली डिफरेंट। और मुझे लगा था कि मेरा इंटरव्यू बहुत खराब हुआ है बट आई गॉट लाइक वेरी गुड मार्क्स इन इंटरव्यू अराउंड 195। सो अगर आपको उसके बारे में और जानना होगा इंटरव्यू के बारे में तो आगे मैं आपको बता दूँगी। और कुछ कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक एड्रेस करना है? पॉलिटी में सूर्यकांत ठाकुर इज़ आस्किंग कि पॉलिटी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो पॉलिटी में तो देखो आई वुड रिकमेंड कि आप लक्ष्मीकांत पे स्टिक करें। उसको कम से कम 7 से 8 बार आप रिवाइज़ करें। फॉर प्रीलिम्स तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी वो। और करंट अफ़ेयर्स तो या आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर में जैसे कई सारे आर्टिकल्स आते हैं, तो आप आर्टिकल्स में से ना जो उसका हेडलाइन्स है, जैसे सपोज़ इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कुछ आर्टिकल आया है, तो आप उसका क्रक्स जो है 1 या 2 लाइन में पॉलिटी वाला जो इलेक्शन कमीशन वाला जो चैप्टर है, उसमें जाके स्पेस होता है 1-2 या फिर एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लो। वहाँ पे आप लिख लो उसको। ऐसे करके आपका करंट जो है वो आपके साथ-साथ पॉलिटी की बुक में ऐड होता जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा ऐसा राइटिंग ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा नोट्स बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं। तो वो चीज़ आप एक कर सकते हैं पॉलिटी के लिए। बट आई वुड स्ट्रिक्टली रिकमेंड कि लक्ष्मीकांत पे स्टिक करें, वो एक बहुत ही ट्रस्टेबल सोर्स है और आई थिंक अगर आप उसको कई बार रिवाइज़ करेंगे तो इट वोंट बी दैट मच अ प्रॉब्लम। और मैम आपने एनसीईआरटी की थी। एक्चुअली मैंने एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ी थी। बहुत लोग बोलते हैं कि पढ़ो बट मेरे पास शायद इतना टाइम नहीं था और मैंने थोड़ा-सा प्रोक्रास्टिनेट कर दिया कि बाद में पढ़ूँगी एंड देन टाइम बहुत पास आ गया। मुझे लगा बहुत ज़्यादा मटीरियल है और आई वोंट बी एबल टू रिवाइज़, तो इसलिए मैंने वो नहीं पढ़ा था। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो ऐसा स्ट्रेस नहीं करना है कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो शायद मेरा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन्स होते हैं वो जनरली टेस्ट सीरीज़ में आ जाते हैं या फिर जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, जिसके भी आप लेक्चर्स देख रहे हैं, वो लेक्चर्स में वो लोग एनसीईआरटी की बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर देते हैं। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास टाइम है तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा बस। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी और आपके पास टाइम कम है, तो ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़ने से ही आपका क्वालीफाई होगा या आपका सिलेक्शन होगा। तो इट्स नॉट लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। उसके आगे ऑनलाइन क्लासेस जॉइन की थी कोई। मैंने कोई पर्टिकुलर ऐसे कोचिंग की पूरा ऐसा वो नहीं लिया था मटेरियल। मैंने डिफरेंट जैसे मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कोई अच्छे टीचर है, कोई अच्छे एजुकेटर है, उनके फ्री लेक्चर्स बहुत सारे होते हैं यूट्यूब पे। तो मैंने वही सब फॉलो किया था।
तो मैंने कोई ऐसा पर्टिकुलर एक जगह से कोर्स नहीं लिया था। इसमें थोड़ा टाइम लगा मुझे कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है। कई बार किसी के लेक्चर्स में टाइम लग गया, 2-3 लेक्चर देख लिए, देन आई रियलाइज़्ड कि इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी, देन आई स्विच्ड टीचर। तो थोड़ा टाइम लगा बट अल्टीमेटली हो गया। उसके बाद मैम कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है उसके पॉलिटी का ये स्पेसिफिक डाउट है, आई कुड एड्रेस दैट इन पर्सन। उसके बाद इज़ न्यूज़पेपर प्लस मीन्स 365 मोर देन इनफ फॉर करंट अफेयर्स इन जीएस 2-3? अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आई थिंक दैट वुड सफाइस, और अगर आप मेंस 365 भी बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव वो चीज़ प्रोवाइड करता है। मैंने उसको पढ़ा नहीं है पूरा बट आई सॉ कि मतलब जो भी चीज़ें मैंने अपने नोट्स में करंट अफेयर्स में बनाई थी वो सब ऑलमोस्ट मेंस 365 में थी, इनफैक्ट एक्स्ट्रा थी। तो अगर आप उसको रिवाइज़ कर पा रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि एक बार पढ़ने से नहीं होता ना, आपको कई बार रिवाइज़ करना होता है। तो आप वही चीज़ रेफ़र करो, वही चीज़ रखो अपने पास जिसको आप कई बार रिवाइज़ कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि मेंस 365 को आप कई बार रिवाइज़ कर सकते हो, देन यू शुड डेफिनिटली फॉलो, इट्स अ गुड सोर्स। उसके बाद हिस्ट्री में ओल्ड न्यू दोनों एनसीईआरटी पढ़नी है क्या? देखो हिस्ट्री मतलब मेरा हिस्ट्री जो था उसमें मुझे कम मार्क्स आए थे, और मुझे लगता है कि इसका रीज़न भी हो सकता है यही कि मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी हो, शायद इसलिए आए हो, क्योंकि हिस्ट्री के एनसीईआरटी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बताते हैं, स्पेशली तमिलनाडु बोर्ड की। तो अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना और भी सोर्सेज़ हैं। अगर आप अपने सोर्सेज़ लिमिटेड रखना चाहते हैं, एनसीईआरटी की चीज़ें थोड़ा बहुत पढ़ के उसमें ऐड कर लीजिए अपने अपने खुद के नोट्स में, तो बार-बार एनसीईआरटीज़ को पढ़ने की, रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट एक बार आप गो थ्रू कर लें हिस्ट्री के लिए तो बहुत अच्छा है। यूट्यूब चैनल मेरा पर्सनल कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, तो मेबी मैं फ्यूचर में कभी बनाऊँगी तो आई कुड इन्फॉर्म ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल, बट राइट नाउ आई हैव नो यूट्यूब चैनल पर्सनली। ऑप्शनल, हाँ। तो ऑप्शनल जो था मेरा एंथ्रोपोलॉजी था। अब मेरा जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था दैट वाज़ इकोनॉमिक्स, एंड मैंने ऑप्शनल लिया था एंथ्रोपोलॉजी। सो ऑप्शनल सेलेक्ट करने का रीज़न मेरा ये था कि पहली चीज़ तो था कि इंटरेस्ट आना चाहिए आपको। तो मेरे साथ क्या है कि मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ती हूँ तो मुझे वो इंटरेस्टिंग लगता है, तो मुझे इंटरेस्ट का इश्यू नहीं था। तो जब आप ऑप्शनल सेलेक्ट करें तो आपको ये चाहिए होना चाहिए कि आपको उसमें इंटरेस्ट आए। तो मेरे को इंटरेस्ट का कभी इश्यू नहीं था। सेकंडली मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेरे पास जो भी मैं सब्जेक्ट ले रही हूँ उसकी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो, और उसके लिए कुछ गाइडेंस, कोचिंग, कुछ टेस्ट पेपर्स किसी के प्रीवियसली, ताकि मैं देख सकूँ कि एक्चुअली लिखना क्या है, किस तरह से लिखना है, ये अवेलेबल हो। तो ये मुझे लगा था कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं वैसे, बट एंथ्रोपोलॉजी का जो सिलेबस था मुझे लगा कि लिमिटेड है, मैं कम टाइम में कर सकती हूँ और मुझे कम टाइम में करना था। तो इसलिए मैंने एंथ्रोपोलॉजी लिया ऑप्शनल, और लकीली इट वर्क्ड फॉर मी। तो ऑप्शनल के लिए मैंने तैयारी के साथ ओके, ये सब चीज़ें एड्रेस करेंगे। तो कोई पूछ रहा है कि वाज़ इट योर फर्स्ट अटेम्प्ट? तो मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था, बट फर्स्ट अटेम्प्ट वाज़ लाइक वेरी प्रीमैच्योरली, मैंने शायद 3-4 महीने ही पढ़ा था और मैंने ऐसे ही दे दिया था। आई न्यू दैट आई वोंट क्वालीफाई, तो हाँ, ये सेकंड अटेम्प्ट था, बट इट वाज़ लाइक फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट। तो अ, उसके अलावा मैं आपको एंथ्रोपोलॉजी के मटीरियल बता रही थी। तो एंथ्रोपोलॉजी के लिए आप लोग मैंने क्या रेफ़र किया था, कुछ बुक्स हैं, जैसे एक विवेक भासमे की बुक है जिसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में सारे पूरा सिलेबस होता है। दूसरा नदनीम हुसैन करके एक ऑथर हैं, उनकी ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी की बुक्स आती हैं, तो वो आप रेफ़र कर सकते हैं। दूसरा पी नाथ का फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए है, बट वो एक बहुत ही लाइक हेवी बुक है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है और बहुत ही एक्सट्रीमली साइंटिफिक कंटेंट है। तो इफ यू वांट यू कुड स्किप, बट अगर आपको बेसिक्स ऐसा बेसिक से पढ़ना है और काफ़ी कॉन्फिडेंस लाना है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी वाले पार्ट में, तो यू कुड रेफर इट, बट मैंने थोड़ा पढ़ा था वो, बट फिर एंड में मैंने उसको हटा दिया था अपने सोर्सेज से, तो मैं उसको रेफर नहीं किया था। बट फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए इफ यू वांट टू रेफर देन पीनाथ, ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी के लिए नदनीम हुसैन, विवेक भासमे का जो बुक है वो पूरा कवर करता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स। देन अक्षत जैन सर जो हैं उनकी भी एक एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड उनकी एक खुद की उन्होंने बुक है, वो भी आप रेफर कर सकते हैं, बहुत लोग रेफर करते हैं। उसके अलावा मैंने जो वैद सर हैं, उनके नोट्स मिलते हैं ऑनलाइन आई थिंक, तो मैंने वो ऑर्डर किए थे। और उनके नोट्स आई थिंक 2000-3000 के पड़े थे मुझे नोट्स, और मैंने बस जहाँ पे जो टॉपिक मेरे पास नहीं था ना, जिस टॉपिक के नोट्स नहीं थे, मुझे क्लैरिटी नहीं थी उस टॉपिक पे, मैंने उस सब्जेक्ट के नोट्स, उस टॉपिक के नोट्स जाके उनका जो मटीरियल है उससे रेफ़र करके अपने उसमें ऐड कर लिए थे। तो मैंने ये जितने भी सोर्सेज़ बताए, इन सब से मिला के मैंने अपना एक मटीरियल बना लिया था, ताकि मैं उसको मतलब थोड़ा-सा मुझे ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा मटीरियल है, और मेरे पास एक क्रिस्प जगह हो कि यहाँ से ही मुझे इसके बारे में सब कुछ रेफ़र करना है।
और फॉर मेन्स मैम विदाउट मेकिंग नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर जस्ट स्टडीइंग एनालिटिकली प्लस मीन्स। देखिए मैं पर्सनली जो है वो नोट्स बनाने पर बहुत रिलाय करती हूँ क्योंकि ऐसा होता है कि आप पढ़ लेते हैं ना, तब तो आपको लगता है कि आपने पढ़ लिया, बट आप 10 दिन बाद फिर से वो सब्जेक्ट के बारे में सोचेंगे या देखेंगे सिलेबस, तो आपको लगेगा कि आपको नहीं पढ़ा है आपने, मतलब वैसा पहले जैसा ही फ़ील होने लग जाएगा। तो अब जब अगर आप नोट्स बनाएँगे तो वो एक एक्टिव लर्निंग होती है, तो अगर आप चाहें तो आपके पास टाइम है, आप बना सकते हो, टाइम दे सकते हो तो नोट्स बनाएँ। और अगर आप सिर्फ़ बुक्स पढ़ने से अगर होता है तो ठीक है, मतलब सबकी अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी होती है, पर मैं पर्सनली नोट्स बनाने पर बिलीव करती हूँ। और मेंस 365 अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके फिर आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट उसको कई बार रिवाइज़ करना पड़ेगा आपको। मेंस 365 आपको जो है वो 7-8 टाइम्स एटलीस्ट रिवाइज़ करनी चाहिए। उसके अलावा मेंस के लिए जो फॉडर मटीरियल है, वो आपको मिलता है न्यूज़पेपर से, करंट अफ़ेयर्स से, जो मेंस 365 पीटी मेंस 365 जो है वहाँ से, जैसे कोई रिपोर्ट आई है, सपोज़ एडीआर की रिपोर्ट आई है, कोई वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया है, कुछ हंगर इंडेक्स आया है, वो सब चीज़ें, वो सब आपका फॉडर मटीरियल होता है फॉर एस्से, फॉर मेंस। तो ये सब चीज़ें आप पीटी जो मेंस 365 है वो रेफ़र कर रहे हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद हाउ टू एनालाइज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स जो हैं उसके अपने एडवांटेज होते हैं। उसका सबसे पहला एडवांटेज होता है कि आपको जो सिलेबस में जो अगर एक टॉपिक दिया है तो उसकी डेप्थ, किस डेप्थ तक आपको पढ़ना है वो आपको पता चलता है। और दूसरी चीज़ होता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो आपके लिए पेपर सरप्राइज़ नहीं होता है कि, क्योंकि आपने अगर 3-4 साल के प्रीवियस ईयर देखे हैं ना, तो आपको ये पता रहेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो पेपर के टाइम पे आप ऐसे स्ट्रेस आउट नहीं होंगे। तो ये 2 चीज़ें हैं कि आपको स्पैन पता चल जाता है कि कितना डेप्थ तक पढ़ना है, कितना कितना उसका स्पैन है, विड्थ कितना है, डेप्थ कितना है, वो आपको पता चल जाएगा। प्लस आपके लिए एक सरप्राइज़ नहीं होगा, एक मॉक ड्रिल टाइप होगा, तो उस तरह से आप पढ़ सकते हैं। प्लस ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को देख के ऐसे नहीं करना है कि जैसे क्या होता है कि हम मेंस लिखने से पहले जब तक हम खुद आंसर नहीं लिखते ना, हमें क्वेश्चन्स ऐसे लगता है यार इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा? पर जब जिस दिन से हम आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं, अगर आप 4 पेपर लिख देते हैं मेंस के, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कैसे लिखा जाएगा, आप उसमें कुछ ना कुछ लिख सकते हो। तो मेबी आप जब प्रीलिम्स के लिए या 1 साल मेंस से 1 साल पहले आप में कोई क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको लगेगा कि बहुत टफ क्वेश्चन है, इसका कैसे आंसर लिखेंगे, इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब आप जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ को, तो वो चीज़ आपको, अगर आप कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आता, आप उसके बारे में भी कुछ ना कुछ लिख आएँगे, तो पहले आपको स्ट्रेस नहीं करना है इतना ज़्यादा। जब आप मेंस की प्रिपरेशन करें, तब आपको कोई क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मुझे नहीं आ रहा है, इसको मैं क्या लिखूँ, तब प्रॉब्लम है। हर कोई सेम लिख रहा मेंस में मोर और लेस, किसी की ज़्यादा और किसी के कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं? व्हाट यूपीएससी रिवॉर्ड लाइक क्रिटिकल थिंकिंग? अ, देखिए ऐसा तो है कि आपको ऐसा लगता होगा कि सब कोई सेम लिख रहा है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता सब कोई सेम लिखता है, क्योंकि सबके जो लिखने का जो स्टाइल होता है, वो चाहे आप कितना भी किसी की कॉपी देख लो, वो स्टाइल जो है, वो चीज़, वो अपना राइटिंग स्टाइल, आपकी आपके लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, आप किस चीज़ को इम्पोर्टेंट लिख रहे हो, वो अलग है। तो जैसे कि मुझे लगता है कि मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका मेंस क्वालीफाई नहीं हुआ था और मेरा हुआ था, तो उनके और उसमें मुझे ये डिफरेंस लगा कि वो लोग जितना मतलब कुछ चीज़ें नहीं लिखते, जैसे विज़न में मैंने टेस्ट सीरीज़ दी थी, तो वो मुझे हमेशा रिकमेंड करते थे कि वे फॉरवर्ड लिखो आप। तो मैं हर आंसर में ऑलमोस्ट वे फॉरवर्ड लिख के आई थी। तो मेबी वो एक चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़, जैसे जिन क्वेश्चन्स में, जैसे एक इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आया था पॉलिटी में, तो उसमें करंट के ऊपर पूछा नहीं गया था, बट मैंने उसमें फिर भी कुछ करंट से रिलेटेड इवेंट हो रहा था कि कुछ एप्रीहेंशन्स जताए जा रहे हैं रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन, कि वो बायस्ड है या न्यूट्रल नहीं है। वो सब चीज़ें मैंने एंड में लिख दी थी। तो ये सब वो चीज़ है कि आपके पास कुछ फॉर्डर ऐसा है जो आप चाहो कि आप वहाँ पे लिखो, कुछ वे फॉरवर्ड देना चाहो, वो डिफरेंस है, वो आप जब मेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग सेम लिखते हैं, और इतने ज़्यादा और किसी के कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं, तो मैं जो है जनरली अवॉइड करती हूँ ये सब ज़्यादा एनालाइज़ करना, किसी के ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, किसी के कम क्यों आ रहे हैं। मैं जनरली अपने मार्क्स पे फ़ोकस करती हूँ। बहुत लोग ऐसे करते हैं एनालाइज़ कि इसके कॉपी ऐसी थी, उसके ऐसे मार्क्स कैसे आए, उसके ऐसे मार्क्स कैसे आए। एक्चुअली जो आप मॉक में लिखते हो टेस्ट में और जो आप एक्चुअल लिखते हो, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। जैसे कि जब मैंने अपने मॉक्स दिए थे, तो मुझे लगता था कि मैंने अच्छा पेपर नहीं लिखा है। लेकिन जब मैंने अपना एक्चुअल मेंस दिया था, तो मुझे ऐसा लगा था कि मैंने अच्छा पेपर लिखा है। तो वहाँ पे भी बहुत डिफरेंस आ जाता है, आप मॉक्स में कैसे लिख रहे हो, वहाँ पे आपकी मेंटालिटी अलग होती है, और एक्चुअल तो आप किसी के मॉक्स देख के ये नहीं बता सकते हो कि इन दोनों का इक्वल परफॉर्मेंस था, तो इनके इक्वल मार्क्स कैसे आ गए। देन मैम डेली आंसर राइटिंग ज़रूरी है क्या? अ,
देखिए, मैंने तो नहीं किया था डेली आंसर राइटिंग और जब तक आप ऑलमोस्ट मतलब सारे सब्जेक्ट्स पढ़ नहीं लेते ना, तब तक आंसर राइटिंग कर भी नहीं पाते हैं मतलब, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। तो अगर एक बार अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आप डेली आंसर राइटिंग कर सकते हैं। बट ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, जैसे आपने पूछा है कि ज़रूरी है क्या? तो ज़रूरी तो बिल्कुल भी नहीं है। आप प्रीलिम से पहले आप जितने हो सके मेंस लिखिए, अगर आप नहीं लिख पाए, कोई बात नहीं, इट्स नॉट दैट कि भई आपने लिखा नहीं है प्रीलिम से पहले तो मेंस होगा ही नहीं। मैंने शायद प्रीलिम से पहले 2 या 3 ही मेंस के पेपर लिखे थे एंड देन मेंस के टाइम पे ही मैंने सारे प्रैक्टिस किए थे और तब भी मैंने बहुत ज़्यादा मेंस नहीं लिखे थे कि लाइक ऐसा नहीं था कि मैंने कोई 20-30 मेंस के पेपर दे दिए थे। तो ऐसा नहीं है आप 10-12 मेंस के पेपर लिखेंगे तो यू वुड बी फाइन, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। डिजिटल और हैंड रिटन नोट्स, तो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। मैं जनरली स्क्रीन्स को अवॉइड करती हूँ। डिजिटल जो ये सेल फ़ोन्स और लैपटॉप ये सब चीज़ें अवॉइड करती हूँ, तो मैं खुद के नोट्स बनाए थे मैंने हैंड रिटन नोट्स। देन बी फार्मा कर रहे हैं, तो क्या मैं यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं? ऐसे साल लास्ट ईयर है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अ, ये भी कुछ लोगों का डाउट होता है कि कब तैयारी करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि जब अगर आप बैचलर कोर्स कर रहे हैं, अगर आपका बैचलर्स है, तो उस वो खत्म हो जाए उसके बाद आप स्टार्ट करें। अगर आपका मास्टर्स है, तो आप फाइनल ईयर या प्री फाइनल ईयर में भी कर सकते हैं। और ये इसलिए क्योंकि जब आप कॉलेज में होते हैं ना, तो उस टाइम पे जो आपका पर्सनैलिटी जो बिल्ड होती है, वो आपकी बाद में यूज़ आती है। क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, आपका एक्सपोज़र बढ़ता है, तो उस वही चीज़ जो है वो बाद में आके आपके इंटरव्यू में, आपके पर्सनैलिटी टेस्ट में जो है रिफ्लेक्ट करती है। अगर आप उस टाइम पे पूरा टाइम आप बुक्स में रहेंगे और तैयारी करते रहेंगे, तो आप शायद उतना एक्सपोज़र शायद आपको ना मिल पाए। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि बाद में करें और उससे क्या है कि आपका एक लिव टारगेट होगा कि हाँ, अगले साल मुझे देना है, तो आप जल्दी भी करेंगे वो चीज़ें। अगर आप कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर से ही स्टार्ट कर देंगे, तो आप थोड़े से ऐसा हो जाएगा कि अब अभी तो बहुत टाइम है एंड देन वो टाइम भी आप एन्जॉय नहीं कर पाएँगे और प्रिपेयर भी नहीं कर पाएँगे। पर पीवाईक्यू सीरीज़ ही क्यों अपलोड होते हैं? अच्छा, ए सीरीज़ ही क्यों अपलोड होते हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता। सॉरी, आगे प्री की कोचिंग ज़रूरी है क्या? देखो, मैंने कोचिंग नहीं करी थी, बट अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं, जैसे लोगों का अलग-अलग होता है। कुछ लोग होते हैं जो कि जिनको रोज़ वो क्लास जाएँ, उनके फ्रेंड्स मिलें, वो उनको बोलें कि हाँ यार साथ में पढ़ते हैं, या फिर टीचर्स कुछ बोल दें कि आप ये चीज़ पढ़ लो, मोटिवेट कर दें, वो उनके लिए बहुत अच्छी, बहुत पुशिंग होती है। प्लस वो लोग टीचर्स बोलते हैं कि ये चीज़ पढ़ लेना, कल तक कर लेना, उस चीज़ को वो लोग ज़्यादा मानते हैं। मतलब उनके लिए वो ज़्यादा वर्क करती है। अगर आप उस टाइप के पर्सन हैं, तो आप कोचिंग ज़रूर आप जाइए। बट कुछ लोग, अगर आप ऐसे कर सकते हो कि आप घर में रह के खुद से ही रोज़ पढ़ सको, किसी के बोलने की ज़रूरत नहीं पड़े आपको, तो कोचिंग बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो मैं तो घर पे ही थी, मतलब मैंने कोचिंग जॉइन नहीं करी थी। मुझे लगा कि ये वाला अटेम्प्ट मैं खुद से देती हूँ। अगर नहीं होता है तो आई विल ट्राई टू जॉइन अ कोचिंग, बट फॉर्च्यूनेटली मेरा इस बार हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि कोचिंग इम्पोर्टेंट है बहुत। देन के लिए विज़न के नोट्स कैसे रहेंगे? आई हैव ऑलरेडी शंकर आईएएस कंपल्सरी है क्या? हाँ, शंकर आईएएस इज़ नॉट कंपल्सरी, मैंने नहीं पढ़ी है शंकर आईएएस। और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन किसी एक जगह से आते भी नहीं है कि आप एक चीज़ पढ़ लो और सारे क्वेश्चन हो जाएँगे। तो मैं तो ये बोलूँगी आपको कि आप किसी भी एक सोर्स से पढ़ लो, उसके अपने नोट्स बना लो, उससे पढ़ के अपने शॉर्ट नोट्स बना लो और उसके बाद करंट अफ़ेयर्स, एनवायरनमेंट की जो करंट अफ़ेयर्स है रोज़ आता है। और इनफैक्ट जो समराइज़ नोट्स होते हैं ना, इनसाइट्स पे देखेंगे आप, या फिर बायजूस के देखेंगे आप, या फिर आईएएस बाबा के देखेंगे आप, किसी भी इनमें से किसी भी एक वेबसाइट को आप फ़ॉलो कर लें। उसमें बहुत एनवायरनमेंट का हर दिन कोई ना कोई आर्टिकल आता है, कुछ ना कुछ आता है। आप उनको रेगुलरली फ़ॉलो करें और अपने नोट्स में ऐड करें वो सब करंट अफ़ेयर्स की चीज़ें। जनरली एनवायरनमेंट के क्वेश्चन है करंट अफ़ेयर से आते हैं और आप जो टेस्ट सीरीज़ देंगे, तो वहाँ से आप लोग ये ले सकते हैं कि टेस्ट सीरीज़ में क्या गलत हो रहा है, वो नया क्या एक्सप्लेनेशन में उन्होंने कुछ नया इन्फॉर्मेशन दिया है, वो ऐड कर लिया। ऐसे ही एनवायरनमेंट होगा। वरना एनवायरनमेंट का कोई ऐसे शंकर आईएएस से पहले आते थे, बट अब तो आ भी नहीं रहे उसके क्वेश्चन। I start preparing for means but find difficulty to making notes. So can you please give some suggestions about this? नोट्स बनाने में मतलब किस तरह की कोई स्पेसिफिक डिफ़िकल्टी? देखिए, टाइम, अब ऐसा कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत टाइम लग रहा है कोई एक सब्जेक्ट में, बट टाइम तो लगेगा। तो वो, अगर आप जब उसको टाइम देंगे सब्जेक्ट को, तभी वो सब्जेक्ट आपको नंबर देगा। तो ऐसा मत सोचिए कि मुझे ये छोटा सब्जेक्ट है, मुझे टाइम लग रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको अच्छे से टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम देंगे तो नंबर भी ज़रूर आएँगे। तो टाइम दीजिए, नोट्स बनाइए। अ, इसके अलावा बुक लिस्ट बताओ बाय लक्ष्य। अच्छा, मेरी बुक लिस्ट मैंने भी थोड़ी देर पहले बताई थी। फिर से कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप बता दें तो मैं वो सब्जेक्ट की बता दूँगी।
अच्छा, हाँ, क्या चैलेंजेज़ आते हैं आफ्टर प्रीलिम्स? तो हाँ, चैलेंजेज़ तो बहुत सारे आते हैं। प्रीलिम्स होने के बाद ऐसा लगता है कि मेंस के लिए नहीं पढ़ा है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, कैसे होगा? बट आप स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा। अगर आप डरते रहेंगे तो नहीं होगा। स्टार्टिंग में तो बहुत डर लगता है, बट उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे धीरे-धीरे तो सब्जेक्ट्स कवर होते जाएँगे। प्लस कुछ अगर सब्जेक्ट आपका ऐसा है कि कुछ चीज़ें कवर नहीं हुई हैं, तो कुछ चीज़ें का कॉस्ट बेनिफिट देखकर आप स्किप कर सकते हैं। जैसे साइंस एंड टेक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके आप करंट अफेयर्स जो हैं वो फॉलो करके आप चलें तो बेटर है। उसका स्टैटिक पढ़ने का कोई इतना कुछ बेनिफिट नहीं है। तो ऐसे कर सकते हैं आप और इसके अलावा मेरे को जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम आया था कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है मतलब मैं बीमार हो गई थी बिटवीन माय प्री एंड माय मेंस तो उस टाइम पे मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया था। तो ये सब आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है आपको। और little bit time consuming and how to make notes for especially society, social justice, governance. सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस के नोट्स है ना, मैंने जैसे कि आप सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस का आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, कम्युनलिज्म है जैसे वर्ड, देन जैसे अर्बनाइजेशन है, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं ना आप उनको सर्च करिए। तो सर्च करेंगे ना आप तो आपको अच्छी-अच्छी वेबसाइट्स पे उनके पूरा एकदम से डिटेल में सब चीज़ें मिल जाएँगी। तो उन चीज़ों को आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। मैंने तो खुद के नोट्स बना लिए थे खुद से क्योंकि मुझे बार-बार अलग-अलग चीज़ें रेफर नहीं करना होता। मुझे एक ऐसा क्रिस्प अपना चाहिए कि इन 10 पेजेज़ में मैंने सोसाइटी के नोट्स बना रखे हैं। तो वैसे मैंने उन वो जो बड़े-बड़े आंसर बड़े-बड़े लाइन्स थे, उनको मैंने शॉर्ट में लिख लिया था वहाँ पे। देन कुछ करंट का, कुछ अर्बनाइज़ेशन पे कुछ करंट का न्यूज़ आया, कोई नई स्कीम आई, तो मैंने अर्बनाइज़ेशन के टॉपिक के नीचे ही वो नया ऐड कर लिया। तो इस तरह से आप सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस के नोट्स बना सकते हैं। देन गवर्नेंस और पॉलिटी में मुझे पता नहीं कुछ ख़ास डिफ़रेंस नहीं पता लगता, मैंने तो दोनों को ऑलमोस्ट सिमिलर ही पढ़ा है, गवर्नेंस को और सोशल जस्टिस को। पर गवर्नेंस के ऐसे कुछ टॉपिक जो गवर्नेंस स्पेसिफिक जैसे आरटीआई रिलेटेड या फिर ये सब आप जो है इनके थोड़ा-सा एक कुछ पेजेज़ लेके अलग और गवर्नेंस का टॉपिक डाल के ये करंट लिख सकते हैं। देन उनको मतलब करंट ही अलग होंगे, ऐसे कुछ स्टैटिक ऐसा कुछ अलग नहीं होगा। स्पेक्ट्रम इज़ ह्यूज टू रिमेंबर या इसलिए मैंने स्पेक्ट्रम को रेफर नहीं किया था, मैंने बिपिन चंद्रा को रेफर किया था और मुझे लगता है कि डिसेंट मतलब उससे आ जाते हैं क्वेश्चन हो जाते हैं मतलब मेरा हो गया था तो आप बिपिन चंद्रा भी रेफर कर सकते हैं। हिस्ट्री बुक नेम बताइए? मैंने कोई हिस्ट्री बुक रेफ़र नहीं करी थी प्री के लिए हाँ, मॉडर्न के लिए मैंने बिपिन चंद्रा करी थी, एंशिएंट और मेडाइवल के लिए मैंने कोई बुक नहीं रेफ़र करी थी। मैंने प्रतीक नायक सर के लेक्चर्स जो हैं, बहुत ही डिटेल में सर पढ़ाते हैं एंशिएंट एंड मेडाइवल वो देखे थे मैंने। और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ से जैसे जो क्वेश्चन्स मेरे गलत हो गए, उसमें जो एक्सप्लेनेशंस हैं, वो सब मैंने अपने नोट्स में ऐड कर लिया था जो या फिर जो प्रतीक नायक सर से मैंने जो नोट्स बनाए थे, उनके साथ ही मैंने उसको ऑगमेंट कर लिया था। हाउ बिग इज़ सोसाइटी इन सोशल जस्टिस? इतना बड़ा नहीं है, छोटा टॉपिक है। आप देखेंगे उसमें कुछ टॉपिक्स के नाम है, बस वही है, उतना ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इट्स स्मॉल तो आप कर सकते हो उसको ईज़िली और उसका कॉस्ट बेनिफिट अच्छा है। उससे 2-3 क्वेश्चन ऑफ कोर्स पक्का आएँगे, तो जीएस 1 में तो आप उसको करेंगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। प्री के लिए हाँ, प्री के लिए हिस्ट्री बुक बार-बार पूछना बता दिया मैंने। व्हेन सर्च इन गूगल टॉपिक लाइक कम्युनलिज्म इन वन साइट हुँ। देखो मैं अपना बता देती हूँ, मैंने स्पेसिफिक वेबसाइट जो फ़ॉलो करी थी, मैंने इनसाइट्स सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस के लिए मैंने स्पेसिफिकली इनसाइट्स जो है इनसाइट आईएएस उसका वेबसाइट पे जो है अच्छा मुझे लगा मटेरियल और होलिस्टिकली सब कुछ कवर किया है। तो वो मैंने रेफ़र किया था, आप चाहें तो वो रेफ़र कर सकते हैं, पर उसमें भी काफ़ी बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है हर चीज़ का, तो आपको सब कुछ नहीं लिखना है उस टॉपिक के बारे में। मतलब आप पढ़ के एक बार आइडिया लगा सकते हैं ना कि अगर आपने इसके बारे में ये एक लाइन लिख दी है, तो आप इसको एक्सप्लेन कर अपने मन में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाँ, ये इस चीज़ के बारे में थी। तो आपको पूरा सब कुछ उसमें एक्सप्लेन नहीं करना है लेमैन में कि आप सब कुछ लिखे जा रहे हैं। बस उसका क्रक्स उस पूरे सेंटेंस का एक क्रक्स लिखना है। समझ नहीं आता करंट अफ़ेयर मैगज़ीन समझ नहीं आती है, क्या करें? देखिए, आप है ना जब तक स्टैटिक नहीं पढ़ेंगे ना किसी सब्जेक्ट का, आपको उसके करंट अफ़ेयर नहीं समझ आएँगे। जैसे अगर आप पॉलिटी का स्टैटिक नहीं पढ़ेंगे, तो आपको उसके करंट अफ़ेयर्स कैसे समझ में आएँगे? तो मेरा ये स्ट्रैटेजी था कि मैंने पहले जो है स्टैटिक पढ़ लिए थे ऑलमोस्ट बाकी सब्जेक्ट्स के सब सब्जेक्ट्स के। उसके बाद जब मैंने स्टैटिक पढ़ लिया था ना सबका, तब जाके मैंने करंट अफ़ेयर स्टार्ट किया। तो जो स्टैटिक खत्म करने वाला पार्ट था मेरा, ये मैंने बहुत जल्दी-जल्दी किया था। मैंने अराउंड 4 या 5 महीने में मैंने सारे सब्जेक्ट का स्टैटिक खत्म कर दिया था। और मैंने पहले जीएस कवर किया था, देन मैंने ऑप्शनल कवर किया था। क्योंकि जीएस आप पहले कवर कर लेते हो, तो उसके बाद आप करंट अफ़ेयर्स पढ़ सकते हो उसके और आप करंट अफ़ेयर्स फ़ॉलो कर सकते हो। तो इसलिए मैंने 4-5 महीने में सारे सारे सब्जेक्ट्स का स्टैटिक साथ में पढ़ दिया, देन मैंने करंट अफ़ेयर्स फ़ॉलो किए। अगर तो 2 इनफैक्ट 2-3 महीने के बाद ही आप लोग करंट अफ़ेयर्स पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आने लग जाएगा।
और स न्यूज़पेपर जो है अगर आप पढ़ एक बार आप न्यूज़पेपर मँगाएँ अपने घर पे और कम से कम 10-15 दिन आप ज़बरदस्ती पढ़ें उसको। जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको खुद से इंटरेस्ट आने लग जाएगा उस चीज़ में। मतलब न्यूज़पेपर मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा पर्सनली, क्योंकि उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं और अब इनफैक्ट ऐसा हो गया था कि बाद में न्यूज़पेपर जब तक आता नहीं था, तो मेरा दिन स्टार्ट नहीं होता था। तो स्टार्टिंग में इट सीम्स डिफिकल्ट, टाइम भी लगता है, बट धीरे-धीरे ना आपको न्यूज़पेपर बहुत अच्छा लगने लग जाएगा और आप सुबह उठते ही सबसे पहली चीज़ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको, बट आप स्टार्ट करिए एक बार, 10-15 दिन ज़बरदस्ती पढ़िए, उसके बाद आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफ होंगे बोथ फॉर प्री एंड मेंस। आईआर के लिए देखिए, करंट अफेयर्स जो है ना, अगर उसमें पूरा पहले का एक्सप्लेनेशन आ जाए, सपोज़ यूएस के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है इंडिया का, तो जो आप पढ़ रहे हैं जिस सोर्स से, अगर उसमें पहले की चीज़ें न्यूज़पेपर में, क्योंकि पहले की सारी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती हैं, लेकिन जैसे ये मैगज़ीन्स होती हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट जो समरी देती है न्यूज़ की, वो लोग पहले की भी डिटेल्स दे देते हैं कि इसके साथ हमारे ये चीज़ें हुई हैं, वो चीज़ें हुई हैं। अगर आप वो सब चीज़ें पढ़ पढ़ रहे हैं तब तो ठीक है। वरना आईआर के देखिए, मुझे लगता है कि स्टैटिक पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टैटिक पार्ट में जैसे नाम, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी और बहुत सारी चीज़ें जो करंट में नहीं चल रही होती है, उनके बारे में न्यूज़ होता है और कई बार वो क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर आपको कहीं पे वो रेफर करने के लिए आ जाती है चीज़, कि आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और आपका उसका एक पॉइंट बन जाता है कि वी आर पार्ट ऑफ नाम और ये वो। तो अगर आपने नाम के बारे में नहीं पढ़ा, जो कि स्टैटिक का पार्ट है, तो आप वो पॉइंट नहीं लिख पाएँगे ना। तो स्टैटिक मुझे लगता है कि आईआर का स्टैटिक पढ़ना चाहिए। सिर्फ़ करंट अफेयर्स माइट नॉट सफाइस। देन विज़न में सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस बहुत ह्यूज दिया है मैम, हाउ टू बाइफरकेट। मैंने विज़न का नहीं पढ़ा है, तो अगर आप चाहें तो जो मैंने बताया वो चीज़ फ़ॉलो कर सकते हैं। आपकी पर्टिकुलर टॉपिक सर्च करिए उस पर्टिकुलर एक वेबसाइट से। ऐसा नहीं कि आप 10 वेबसाइट से कम्युनलिज़्म सर्च कर रहे हैं, तो 10 वेबसाइट से आप पे पढ़ रहे हैं, नहीं, सिर्फ़ एक से ही करें, क्योंकि वो सफिशिएंट है, आप उतना ही रिटेन कर पाएँगे। उसके बाद पीसीएस एग्ज़ाम प्रिपेयर एट सेम टाइम। देखिए, जो मल्टीपल एग्ज़ाम्स जो के लिए जो लोग प्रिपेयर करते हैं, वो लोग शायद बेटर बता पाएँगे, क्योंकि मेरा मेरा हमेशा ऐसा होता है कि जब मैं कुछ एक चीज़ करती हूँ, तो मैं उसी चीज़ पे फ़ोकस करती हूँ। तो मैंने अगर सोचा कि मुझे यूपीएससी देना है, तो मैंने उसी के लिए उसी पे फ़ोकस किया। अगर आपके पास अभी आपके इनिशियल अटेम्प्ट्स हैं, तो आप एक ही चीज़ पर फ़ोकस करिए, आई वुड रिकमेंड। और पीसीएस के अगर आपको लगता है कि बहुत टाइम हो गया और आप चाहते हैं कि कुछ बैकअप के लिए हो, तो आप लोग चाहें तो कुछ पीसीएस के लिए साथ-साथ बाद में प्रिपेयर करें, बट एट लीस्ट आप 2 से 3 अटेम्प्ट तो बिना किसी दूसरे ऑप्शन के साथ दें। Any website that you can recommend for society and social justice, I would recommend this Insights IAS website. उसपे आपको काफ़ी चीज़ें एक साथ मिल जाएँगी, मतलब एक टॉपिक के बारे में काफ़ी डिटेल से सब कुछ ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स मिल जाएँगे। व्हाट गेव यू द मोटिवेशन फॉर स्टडीइंग फॉर यूपीएससी? तो मैंने क्या किया था कि मैं जब कोविड टाइम पे घर पे थी, तो माइग्रेन क्राइसिस आई थिंक जो था मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। तो मुझे उस टाइम पे लगा कि मुझे कॉर्पोरेट जॉब नहीं करनी है और मुझे एक मतलब ऐसी जॉब करनी है जिसमें मैं पब्लिक सर्विस कर पाऊँ, और फिर मुझे लगा कि यूपीएससी एक अच्छा वो होगा एवेन्यू जहाँ पे मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि आप खुद से पर्सनली एनजीओ में जा सकते हैं, कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर मैं कुछ खुद से एनजीओ ऐसा कुछ स्टार्ट करूँ, तो कुछ टाइम बाद फेड हो जाएगी मेरा मोटिवेशन। बट अगर मैं सिविल सर्विसेज़ में जाती हूँ, तो मेरे पास वो मोटिवेशन फेड होने का मौका नहीं होगा। तो इसलिए मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम दे सकती हूँ। प्लस मेरे फादर जो हैं, वो बहुत टाइम से कई बार मुझे पहले बोलते रहते थे कि यू शुड गिव सिविल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम, तो बट मैंने कभी सीरियस नहीं लिया था। उस टाइम पे भी वो बोल रहे थे, मुझे लगा कि मुझे खुद भी लगा कि सही है, और मुझे पापा बोल रहे हैं, तो आई शुड गिव अ ट्राई। तो फिर मैंने वो एग्ज़ाम दिया। अ, इज़ योर टेलीग्राम चैनल नहीं, अभी तो नहीं है, बट अगर बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं, तो आई कुड मेक अ टेलीग्राम चैनल। आर यू फ्रॉम पंजाब? I'm not from Punjab, I'm from Haryana actually. My parents are from Haryana, but I would say that I have a mixed heritage. क्योंकि मैं बहुत मेरे पापा डिफेंस बैकग्राउंड है मेरे फादर का, तो आई हैव बीन टू वेरियस प्लेसेस, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब एंड लॉट ऑफ प्लेसेस। देन कैसे पढ़ी कि मेंस की कॉपी में सब रिप्रोड्यूस हो पाए जो भी पढ़े। देखिए, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आप जो भी पढ़े वो सब रिप्रोड्यूस हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो छूटेगा, एंड दैट वुड बी फाइन, मतलब सबके साथ छूटता है, आपके लिए कुछ अलग नहीं है। तो कोशिश करें कि आप जो है कंसाइज़ में अपना मटेरियल रखें और उसको बार-बार रिवाइज़ करें। अगर आप लोग मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करेंगे, तो जो चीज़ें छूट रही हैं ना, उसके चांसेस कम हो जाएँगे। पहले अगर आपने 5 पॉइंट लिखे थे, आप तो 3-4 ही वो रिकॉल कर पा रहे हैं, तो इस बार आप 1 पॉइंट और ज़्यादा रिकॉल कर पाएँगे। अगर आप बार-बार रिवीजन करते हैं तो। और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हैं, तो आप सारे पॉइंट्स रिकॉल कर पाएँगे।
और छूटता तो सबका ही है, तो इट्स नॉट समथिंग टू वरी अबाउट कि छूट जाएगा तो क्या होगा, तो सबका छूटता है। आपका ऑप्शनल कौन-सा है? मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी। आई हैव सीन द बिगर यू ऑफिसर आप सभी नॉन-वेंडर तो सबकी बी फार्मा। हाँ, आप अगर आपको लगता है कि आपको सिविल सर्विसेज़ करना है तो आप अभय प्रताप आई थिंक उनको आंसर कर रही हूँ मैं। तो अगर आप चाहें तो आप अभी से प्रिपेयर कर सकते हैं, वरना अगर आप डी फार्मा कर रहे हैं तो बैचलर्स डिग्री है, तो आप चाहें तो बैचलर्स खत्म करके भी कर सकते हैं। बट फाइनल ईयर है तो फाइनल ईयर में भी कर सकते हैं बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर में स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो टाइम होता है जब आपको बहुत अच्छा एक्सपोज़र मिलता है एंड आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है। along how to manage relationship along with studies, which type of relationship, मतलब पेरेंट्स थोड़ा-सा आप डिटेल में पूछेंगे तो आई वुड बी बेटर एबल टू आंसर। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो? इनफ तो देखो आई थिंक मोहम्मद ज़ाहिद पूछ रहे हैं कि क्या वो इनफ होंगी? मुझे लगता है कि एनसीईआरटी प्रीलिम्स में हेल्प करती है, बट मेंस के लिए तो आपको बड़े-बड़े आंसर्स लिखने पड़ते हैं, तो देयर इट माइट नॉट हेल्प, मतलब और जो कांसेप्ट जो क्लैरिटी है, वो मैंने तमिलनाडु की वो बोर्ड की पहली बात तो बुक नहीं पढ़ी है, तो मुझे उसका नहीं पता। मैं इन जनरल जो नॉर्मल सीबीएसई बोर्ड के एनसीईआरटीज़ हैं, उनके बारे में बता सकती हूँ। मुझे लगता है कि वो प्रीलिम्स के लिए मेबी आपको पॉइंट्स दे सकती हैं, बट फॉर मेंस आंसर राइटिंग तो आपकी थोड़ी कांसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई किसी का पढ़ाया हुआ होना चाहिए तो बेटर है। हाउ टू इंक्रीज़ आंसर राइटिंग थोड़ा-सा डिटेल में मतलब आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन एक्चुअली। आपकी हॉबी क्या है? आई लाइक डांसिंग, और मैं कुछ कभी-कभार कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी पढ़ लेती हूँ। एंशिएंट एंड मिडाइवल इज़ नॉट इन मेंस राइट मैम। एंशिएंट मिडाइवल मेंस में नहीं है, बट उसके जैसे क्वेश्चन्स आते हैं, इससे कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन्स आते हैं, तो उसमें बहुत सारे आपको एंशिएंट और मिडाइवल का आइडिया होना चाहिए। तो हाँ, एंशिएंट मिडाइवल अगर और प्रीलिम्स के भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं ना एंशिएंट एंड मिडाइवल के, वो ऐसे नहीं आते हैं कि फैक्ट टाइप क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर आपको कांसेप्ट की क्लैरिटी है तो ही आप वो क्वेश्चन कर पाओगे। फैक्ट टाइप जो क्वेश्चंस हैं वो कम आते हैं। तो इसीलिए उसको मुझे लगता है ना कि कोई पढ़ा रहा हो और आप उसके लेक्चर्स फॉलो करें ना, तो उससे थोड़ा-सा क्या है कि वो जो एजुकेटर है वो उस टाइम के बारे में और पढ़ाते-पढ़ाते आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देगा कि उस टाइम पर ऐसा होता था कि लोगों के पास ये चीज़ नहीं होती थी। तो अगर आपके माइंड में वो चीज़ कहीं पे रह गई, तो आप कई बार वो क्वेश्चन आंसर कर पाओगे आपके प्रीलिम्स में। तो इसलिए मुझे लगता है कि उसकी क्लासेस थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट है, तो आप ऑनलाइन ले लो, ऑफलाइन ले लो एंशिएंट और मिडाइवल की तो ठीक है। और बुक्स जो हैं वो उसकी बहुत ही हेवी हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोडेड है और उसको बार-बार रिवाइज़ करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए खुद के नोट्स आई वुड रिकमेंड एंशिएंट और मिडाइवल में। हाउ टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ आंसर राइटिंग। देखिए स्पीड तो ना प्रैक्टिस के साथ बढ़ेगी। आपको कोशिश करनी है आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओ। हर बार आप पेपर अटेम्प्ट करोगे देन धीरे-धीरे आप क्वालिटी इंप्रूव करोगे। पहले आप 18 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट कर रहे हो, सब 17 कर रहे हो, 16 कर रहे हो, इट्स फाइन। बस आप एक-एक बढ़ाओ। फिर धीरे-धीरे जब आपको लग रहा है पेपर अटेम्प्ट हो रहा है, तो आप आंसर्स की क्वालिटी एनहांस करने पे फोकस करो। आप ऐसे जैसे स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो हो जाएगा आंसर राइटिंग, इट्स नॉट डिफिकल्ट। स्टार्टिंग में मेरे आई थिंक 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट होते थे, वो भी ढंग से नहीं होते थे। 16-17 ऐसे ही, बहुत स्पीड में लिखती थी तब। लेकिन फिर एंड तक सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होने लग गए और फाइनल एग्ज़ाम में भी मेरे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए थे। थोड़ा बहुत छूटा था, लास्ट आंसर का थोड़ा बहुत जैसे आधा लिखा है, ऐसा छूटा था। बट सबके साथ होता है वो तो इट्स ओके। हाँ, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन संघानिया विल वर्क, वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, वो सही है। उसके अलावा जो उसके करंट अफेयर्स आते हैं ना, वो आप आर्ट एंड कल्चर के जो टॉपिक है, जैसे सपोज़ कुछ टेम्पल्स वाला जो फर्स्ट चैप्टर है टेम्पल से रिलेटेड या आर्किटेक्चर से रिलेटेड, वहाँ पर आप कोई भी अपने पेजेज़ ऐड करके करंट अफेयर्स का ऐड कर लीजिए। कोई ऑलरेडी उसमें जो टेम्पल है उसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में कुछ नया इन्फॉर्मेशन है, वो ऐड कर लीजिए। ये सब चीज़ें आप उस बुक में ही कर लीजिए, क्योंकि वो बुक ऑलरेडी कॉम्प्रिहेंसिव है, तो खुद के नोट्स बनाने का कोई सेंस नहीं है। वो आपका टाइम ही वेस्ट होगा उससे। आईपीएस में आपका नी प्रॉब्लम है तो आई डू नॉट हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, सॉरी। अ, सिलेबस के कीवर्ड्स पे नोट्स बनाने चाहिए एंड यस हाउ डज़ इट हेल्प? हाँ, सिलेबस के देखिए जो पॉलिटी और ये जैसे सब्जेक्ट हैं इसमें तो ऑलमोस्ट आप काफ़ी कुछ पढ़ ही लेते हैं, कीवर्ड से रिलेटेड भी और बाकी चीज़ों से भी। और जो छोटे टॉपिक्स हैं उनमें आपको स्पेसिफिकली सिर्फ़ कीवर्ड पे फ़ोकस करना चाहिए। जैसे
जैसे कि सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस है, ये एक छोटा छोटा टॉपिक है, देन इंटरनेशनल रिलेशन है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, साइंस एंड टेक है, ये छोटे टॉपिक्स हैं। इनमें सिर्फ़ आपको कीवर्ड पे फ़ोकस करना है, सिर्फ़ कीवर्ड से ही क्वेश्चन्स आते हैं। स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्र या शेखर बंदोपाध्याय फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, देखिए बहुत सारे लोग स्पेक्ट्रम फ़ॉलो करते हैं, बहुत